नमस्ते छात्रों, आज हम रचना विभाग यानी उपयोजित लेखन। छात्रों, परीक्षा में उपयोजित लेखन पर 26 अंकों के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें से पत्र लेखन के लिए 5 अंक होते हैं। गद्यांश पढ़कर 4 ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर एक एक वाक्य में हो, यानी उसे आकलन कहा जाता है, गद्य आकलन। उसके लिए 4 अंक है। वृत्तांत लेखन, उसके लिए 5 अंक है। और वृत्तांत के विकल्प में कहानी लेखन पूछा जाता है, उसके लिए भी 5 अंक है। और अगला जो प्रश्न है वह है विज्ञापन। विज्ञापन के लिए भी 5 अंक है। और उसके बाद निबंध लेखन यह कुल मिलकर 7 अंक है। इस प्रकार कुल मिलकर यह 26 अंकों का उपयोजित लेखन का यह प्रश्न क्रमांक 5 होता है। तो छात्रों, आज हम वृत्तांत के विकल्प का जो प्रश्न होता है वो है कहानी लेखन, उसका अध्ययन करेंगे। तो छात्रों, 5वीं या 6ठी कक्षा के लिए तस्वीर के आधार पर कहानी लिखी, ऐसा प्रश्न पूछा जाता था। कोई तस्वीर दिखाई जाती थी, एक पेड़ की तस्वीर दिखाई जाती थी, उस पेड़ पर कुछ बंदर दिखाए जाते थे, उस पेड़ के नीचे एक टोपी वाला सोता था, ऐसी एक तस्वीर दिखाई जाती थी। दूसरी और तस्वीर, बंदरों के हाथों में टोपियां हैं, टोपी वाला नीचे जा उठता है, हाथों में डंडा लेकर बंदरों की पिटाई, एक एक तस्वीर है। तो ये तस्वीरों को देखकर कहानी लिखी जाती थी। ये 5वीं और 6ठी कक्षा के लिए। लेकिन 10वीं कक्षा के लिए कहानी लेखन के भी कई प्रकार किए गए। तो कहानी लेखन के 3 प्रकार किए गए। एक है असंबद्ध शब्दों के आधार पर कहानी। असंबद्ध शब्दों के आधार पर कहानी। तो छात्रों, ये जो पहला प्रकार है असंबद्ध शब्द, एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ कोई संबंध न हो, ऐसे 4 या 5 शब्द प्रश्न में दिए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं यहां देता हूं, छोटा लड़का, अलमारी, गिलहरी, चावल के पापड़। यहां पर ये जो शब्द दिए हैं, छोटा लड़का, अलमारी, गिलहरी, चावल के पापड़, ये शब्द असंबद्ध, एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ कोई संबंध नहीं है। ऐसे असंबद्ध वाले शब्द प्रश्न पत्र में दिए जाते हैं। इन शब्दों के आधार पर हमें क्या करनी पड़ती है? कहानी लिखनी पड़ती है। ये एक प्रकार। दूसरा, कहानी का दूसरा प्रकार है मुद्दों के आधार पर कहानी। मुद्दों के आधार पर कहानी लिखना। तो यह दूसरा जो प्रकार है, परीक्षा में 2 या 3 पंक्तियों में कहानी लेखन के मुद्दे दिए जाते हैं, कुछ मुद्दे दिए जाते हैं। इन मुद्दों को पढ़कर हमें 3 या 4 परिच्छेदों में कहानी लिखनी पड़ती है, उसे उचित शीर्षक तथा सीख भी देनी पड़ती है। इस प्रकार यह दूसरा प्रकार है। तीसरा प्रकार है सुवचन या कहावतों के आधार पर कहानी लेखन। कहावतों के आधार पर कहानी लेखन। तो कहानी लेखन का ये जो तीसरा प्रकार है। तो तीसरे प्रकार में कोई एक कहावत दी जाती है या कोई सुवचन दिया जाता है। इस सुवचन के आधार पर हमें 4 या 5 परिच्छेदों में कहानी लिखनी पड़ती है, उसे उचित शीर्षक तथा सीख भी देनी पड़ती है।
उदाहरण के तौर पर कौन सा सुवचन होता है, कौन सी कहावत होती है? तो सुवचन होता है मेहनत ही सच्चा धन है। ये सुवचन है, ऐसा ये सुवचन, इतना ही सुवचन दिया जाता है। इस सुवचन के आधार पर हमें कहानी लिखनी पड़ती है। ठीक उसी प्रकार एक कहावत भी दी जाती है, जैसे अकलवड़ी या भैंस, इस प्रकार की कहावत भी दी जाती है। इस कहावत के आधार पर भी हमें कहानी लिखनी पड़ती है। तो छात्रों, परीक्षा में अधिक तौर पर मुद्दों के आधार पर कहानी लिखिए, ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है। परीक्षा में प्रश्न होता है निम्नलिखित मुद्दों को पढ़कर कहानी लिखिए, उसे उचित शीर्षक तथा सीख दीजिए, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। तो छात्रों, कहानी लिखते समय कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना पड़ता है, ये भी देखना पड़ेगा हमें। तो कहानी लेकर के जो कुछ नियम है, इन नियमों का हमें पालन करना पड़ता है। कहानी लेखन के नियम, तो चलो पहला नियम, तो पहला नियम कौन सा है कि सबसे पहले कहानी के मुद्दों को पढ़कर कहानी की रूपरेखा समझनी चाहिए। पहला होगा सबसे पहले कहानी के मुद्दों को पढ़कर कहानी की रूपरेखा समझनी चाहिए। तो छात्रों, यह पहला नियम है। पहला नियम क्या बताता है? सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? कहानी के मुद्दों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। प्रश्न पत्र में कहानी के मुद्दे होते हैं, ध्यान से बारीकी से इन मुद्दों को पढ़ना चाहिए और इन मुद्दों को पढ़कर कहानी की जो कच्ची रूपरेखा है, ये कच्ची रूपरेखा हमारे दिमाग में बनानी चाहिए। कहानी क्या है? उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों के सामने कुछ मुद्दे रखता हूं कहानी की। परीक्षा में मुद्दे कैसे होते हैं, ये मुद्दे आप लोगों के सामने रखता हूं। एक लकड़हारा, हर रोज लकड़ियां काटना, बाजार में बेचकर उस पर अपने परिवार का गुजारा करना। एक दिन लकड़हारे की कुल्हाड़ी नदी की पानी में डूबना, जोर जोर से रोना, भगवान का प्रसन्न होना, लकड़हारे से रोने का कारण पूछना, भगवान द्वारा डुबकी लगाकर सोने की कुल्हाड़ी निकालना, लकड़हारे द्वारा सोने की कुल्हाड़ी लेने से इनकार, दूसरी डुबकी लगाकर चांदी की कुल्हाड़ी निकालना, चांदी की कुल्हाड़ी लेने से भी इनकार, तीसरी डुबकी लगाकर लोहे की कुल्हाड़ी निकालना, लोहे की कुल्हाड़ी अपनी समझकर उसका स्वीकार करना, लकड़हारे की ईमानदारी देकर भगवान द्वारा तीनों कुल्हाड़ियां लकड़हारे को इनाम के रूप में देना। ये क्या है? कहानी के मुद्दे हैं। परीक्षा में ऐसे मुद्दे दिए जाते हैं। मैंने आप लोगों के सामने ये मुद्दे प्रस्तुत किए। ये मुद्दे हमें क्या करना पड़ता है? ध्यान से एक या दो बार ध्यान से पढ़ने चाहिए और ध्यान से पढ़ने पर कहानी की कच्ची रूपरेखा समझनी चाहिए और कहानी का आरंभ करना चाहिए। इस प्रकार यह पहला नियम क्या बताता है हमें? सबसे पहले कहानी के मुद्दों को ध्यान से पढ़कर कहानी की रूपरेखा समझनी चाहिए। दूसरा, कहानी लेखन भूतकाल में करना चाहिए। कहानी लेखन भूतकाल में करना चाहिए। देखिए छात्रों, कहानी लिखते समय इसकी ओर भी हमारा ध्यान होना चाहिए। कहानी लेखन हमेशा भूतकाल में करना चाहिए और किसी पात्रों के जो डायलॉग है, संवाद है, ये हमेशा वर्तमान काल में होते हैं। लेकिन बाकी की जो वाक्य रचना है, ये वाक्य रचना भूतकाल में होनी चाहिए।
कहानी का अर्थ क्या है? बीते हुए समय में हुई घटना को क्या कहा जाता है? कहानी कहा जाता है। अगर हम कहानी वर्तमान काल में लिखेंगे तो वह कहानी हो सकती है क्या? इसलिए कहानी लेखन हमें भूतकाल में करना चाहिए। कौन से काल में? भूतकाल में। वाक्य के अंत में था, थी, थे। मैंने आप लोगों को ये जो कहानी के मुद्दे हैं बताइए, उस पर हम कहानी तैयार करें। कौन से मुद्दे थे? लकड़हारे के मुद्दे थे। तो इसकी शुरुआत कैसे करनी चाहिए हमें? उस्मानाबाद नाम का एक नगर था। अरे था ये क्या है? भूतकाल। उस्मानाबाद नाम का एक नगर था। उस नगर में रामधन नाम का एक लकड़हारा रहता था। उस नगर में उसका एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में उसकी पत्नी और उसका बच्चा ही था। यानी वाक्य के अंत में था, थे, इसका मैंने प्रयोग किया। इसलिए वाक्य रचना भूतकाल में होनी चाहिए। कहानी की वाक्य रचना कैसी होनी चाहिए? भूतकाल में। और बाकी के अगर पात्रों के अगर कोई डायलॉग हो, संवाद हो, तो यह संवाद कैसे होने चाहिए? वर्तमान काल में होनी चाहिए। तो छात्रों, अगर हम कहानी लिखते हैं और कहानी वर्तमान काल में लिखेंगे तो वो कहानी नहीं हो सकती। तो कहानी लेखन की वाक्य रचना भूतकाल में होनी चाहिए। यह दूसरा नियम। अगला नियम, तीसरा, कहानी लेखन मुद्दों के क्रम के अनुसार करना चाहिए। तो छात्रों, ये तीसरा नियम क्या है? कहानी लेकर हमें मुद्दों के क्रम के अनुसार करना चाहिए। तो कुछ छात्र कौन सी गलती करते हैं? मुद्दों की हेराफेरी करते हैं। पहले क्रमांक का मुद्दा, पहले क्रमांक के मुद्दों को अंत में लिखते हैं और अंत के मुद्दों को बीच में और बीच के मुद्दे पहले क्रमांक। इस प्रकार की गड़बड़ी कौन करते हैं? छात्र करते हैं। तो छात्रों, कहानी लिखते समय कहानी लेकर मुद्दों के क्रम के अनुसार लिखना चाहिए। मैंने जो लकड़हारे की कहानी सुनाई आपको, लकड़हारे की कहानी के जो मुद्दे सुनाए हैं, अगर आप लोगों ने ऐसी शुरुआत की, लकड़हारे की कुल्हाड़ी नदी के पानी में डूब गई, भगवान आ गए, सोने की कुल्हाड़ी निकाली, लकड़हारे ने लेने से इनकार किया, चांदी की निकाली, लेने से इनकार किया, लोहे की अपने पास लेकर ली, प्रसन्न हो गए, वो लकड़हारा उस्मानाबाद नगर का था। ये क्या है? हेराफेरी हो गई। मुद्दों के क्रम है क्या? ये जैसे मुद्दे दिए हैं प्रश्न पत्र में, जो जिस क्रम से मुद्दे उस क्रम के अनुसार, मुद्दों के क्रम के अनुसार हमें कहानी लिखनी चाहिए। शुरुआत कैसी? मैंने शुरुआत की है, उस्मानाबाद नाम का एक नगर था। उस नगर में रामधन नाम का एक लकड़हारा रहता था। उस्मानाबाद नगर में उसका एक छोटा सा परिवार था। परिवार में उसकी पत्नी और उसका बच्चा रहता था। रामधन हर रोज लकड़ियां काटता था, उस्मानाबाद के बाजार में जाकर उसे बेचता था और जितने पैसे मिलते थे उससे वो अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। ये क्या? मुद्दों के क्रम के अनुसार है। आगे हम इस कहानी को क्रम के अनुसार कैसे पढ़ेंगे? एक दिन ये रामधन जंगल की ओर लकड़ियां काटने के लिए चला गया। वह एक नदी के किनारे के पेड़ पर वह चढ़ चुका। पेड़ पर चढ़कर वह लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसके हाथों से उसकी कुल्हाड़ी फिसल गई और फिसलकर वो नदी के पानी में डूब गई। यह क्या है? क्रम है। क्रम के अनुसार कहानी लेकर होना आवश्यक है। अगला नंबर 4, कहानी लेखन में स्थान और पात्रों के नामों का स्पष्ट
उल्लेख करना चाहिए। तो छात्रों, ये चौथा नियम है। चौथा नियम, कहानी लेखन में स्थान और पात्रों के नामों का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए। तो छात्रों, कहानी लिखते समय कहानी को और सजीव बनाने के लिए, कहानी लिखते समय कहानी को और सजीव बनाने के लिए कहानी में स्थान का उल्लेख करना चाहिए, पात्रों के नामों का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए। स्थान और पात्रों के नामों का स्पष्ट उल्लेख करने से कहानी सजीव होती है। कहानी सुनने वाले को ऐसा लगता है और क्या होता है, ऐसी उत्सुकता उसकी बढ़ानी चाहिए। इस प्रकार हमें कहानी लिखनी चाहिए। मैंने ये जब कहानी सुनाई थी, मैंने कौन से स्थान का उल्लेख किया था? उस्मानाबाद। उस्मानाबाद नाम का एक नगर था। ये क्या है? स्थान है, स्थान का उल्लेख है। तो कहानी सुनने वाले को ऐसा लगता है कि हमारे पास में घटी हुई है घटना, यानी कहानी सजीव होती है। कहानी को सजीव कर बनाने के लिए कहानी लिखते समय स्थान का उल्लेख करना चाहिए, पात्रों के नामों का उल्लेख करना चाहिए। मैंने दूसरे एक पात्र का नाम का उल्लेख किया है मैंने, कौन सा वो? रामधन। रामधन नाम का एक लकड़हारा रहता था। ऐसे स्थान और पात्रों के नामों का स्पष्ट उल्लेख करने से कहानी सजीव होती है। तो छात्रों, इस प्रकार कहानी लिखते समय स्थान का और पात्रों के नामों का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक है। स्थान और पात्रों के नामों का स्पष्ट उल्लेख करने से कहानी सुनने वाले की दिलचस्पी बढ़ती है। वो तन्मयता से हमारी कहानी सुनता है और हमारी कहानी कैसे होती है? सजीव होती है। तो छात्रों, इस प्रकार कहानी लेकर के जो 4 नियम हैं, इन 4 नियमों का आज हमने अध्ययन किया। अगले जो कुछ नियम है वो अगली दशका में हम देखेंगे।